बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, लॉसेस, डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्स क्रेडिट और एग्जाम्पशन, चैप्टर नंबर 11। ज़ाहिरन ये चैप्टर एज्यूम किया जाता है कि ये हेड्स ऑफ इनकम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये वाला चैप्टर उसके बाद आता है, लेकिन ये मेरे मुताबिक एक हेड ऑफ इनकम के जितना ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? पेपर में टैक्स लॉसेस और टैक्स क्रेडिट, इन दोनों में से कुछ नहीं, या तो लॉसेस आ जाएंगे या टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। एग्जाम्पशन रूटीन में पेपर में टेस्ट होते हैं, तो ये वाला चैप्टर किसी भी एंगल से लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। गर्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो हेड्स ऑफ इनकम करके ही थक जाते हैं और इन एरियाज को बहुत अच्छा तैयार नहीं करते, हालांकि ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एरिया होता है एग्जाम में। जब भी न्यूमेरिकल आएगा या उसमें लॉस होगा या टैक्स क्रेडिट होगा, खोल के देख लें पिछली 10 साल के न्यूमेरिकल। तो भाई एक एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी की आई है और एक एडजस्टमेंट लॉसेस की आई है, तो दोनों बराबर ही हो गए ना भाई। इस चीज को आप जरूर देखिए और नोट कीजिए। इस चैप्टर को आपने इजी नहीं लेना। सबसे पहली बात जो आपके साथ करने जा रहा हूं वो आपके पास वो बात यह है कि आप बताएं कि क्या लॉसेस कब आते हैं। तो इसका जवाब है सर, जब इनकम कम हो, एक्सपेंस ज्यादा हो, लॉस आ जाता है। हम हेड ऑफ इनकम हेड बाय हेड देखते हैं कि लॉसेस का क्या सीन है, वन बाय वन। सबसे पहले आ गया एफटीआर इनकम। सर एफटीआर इनकम में तो लॉस का कोई सीन है ही नहीं, एफटीआर इनकम को साइड पे कर दें। फिर उसके बाद आ गया सैलरी। जब डिडक्शन ही अलाउ नहीं है तो लॉस तो आएगा ही नहीं, जब लॉस आएगा नहीं तो कैरेट फॉरवर्ड भी नहीं। चलो ये भी गया। उसके बाद आ गया प्रॉपर्टी। सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में खर्चे माइनस करने की इजाजत होती है, लॉस तो आएगा। क्या लॉस एडजस्ट होगा? वो कहता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस हर इनकम के साथ एडजस्ट होगा सिवाय एफटीआर और सैलरी। और अगर एडजस्ट ना हो सके तो कैरेट फॉरवर्ड होगा? नो, कैरेट फॉरवर्ड नहीं। उसके बाद आ गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में सबसे पहली आइटम है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कल आपको कैपिटल गेन पढ़ाया है तो मैंने आपको ये सिखाया है, कैपिटल गेन होगा तो देखें कि कौन सा एसेट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी या अदर है, पढ़ाया है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या लॉस आ सकता है? आ तो सकता है, लेकिन ये ना एडजस्ट होगा ना ही कैरेट फॉरवर्ड होगा। अच्छा जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद आ गया आर्ट रिलेटेड आइटम। ना लॉस आएगा, ना एडजस्ट होगा, ना कैरेट फॉरवर्ड। आर्ट रिलेटेड आइटम में लॉस आ तो सकता है लेकिन ना एडजस्ट होगा ना ही कैरेट फॉरवर्ड। सर उसके बाद आ गया आर्ट रिलेटेड आइटम के बाद पहले वैसे सूलन आना चाहिए था सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी से मुराद है यूफोन की सिम और डीवीडी, मैं कल पढ़ा चुका हूं। सिक्योरिटीज में लॉस आ सकता है और सिक्योरिटी का लॉस सिर्फ सिक्योरिटी के साथ ही एडजस्ट होगा। अगर एडजस्ट ना हो सका तो 3 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्कस हो गया, आर्ट रिलेटेड डिस्कस हो गया, सिक्योरिटीज पहले होगा और उसके बाद चौथे नंबर पे आ गया अदर कैपिटल एसेट। ये कैपिटल एसेट अदर कैपिटल एसेट है, यानी ये ना सिक्योरिटी है, ना इमूवेबल प्रॉपर्टी है,
नॉट रिलेटेड आइटम। ये अदर कैपिटल एसेट में अगर लॉस आ गया तो वो कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा, और अगर एडजस्ट ना हो सका तो 6 साल के। अगर आपको वो सिर्फ कैपिटल गेन कहे तो खुद ही समझ लो कि ये अदर कैपिटल एसेट की बात कर रहा है। इसके अलावा जो चीज भी होगी वो आपको बताएगा कि ये सिक्योरिटी है या ये आर्ट रिलेटेड आइटम है या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और अगर सिर्फ कैपिटल एसेट कहे तो समझ जाओ कि ये अदर कैपिटल एसेट की बात कर रहा है। बिजनेस की बात करने लगा हूं। बिजनेस दो तरह के हैं, कौन कौन सा? स्पेकुलेशन और स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के साथ ही एडजस्ट होगा। अगर ना एडजस्ट हो सका तो 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड। कल स्पेकुलेशन वाली वीडियो देख ली थी, यस और नो? जी शाबाश, आप सब ने देख लिया, इंशाल्लाह अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक हो गया। बिजनेस की बात कर रहा हूं, एक स्पेकुलेशन और एक नॉन स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के साथ एडजस्ट होगा, ना एडजस्ट हो सका तो 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड। जबकि नॉन स्पेकुलेशन का लॉस किसी भी हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है। नॉन स्पेकुलेशन का लॉस किसी भी हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड। इसी के अंदर, इस लॉस के अंदर एक लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन भी है, इनिशियल लॉस भी है। इसी नॉन स्पेकुलेशन के अंदर एक लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन और इनिशियल लॉस भी है। लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस है, ये वाला लॉस अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरिड फॉरवर्ड होता है। ये वाला लॉस कब तक के लिए कैरिड फॉरवर्ड होता है? अनलिमिटेड टाइम के लिए। 6 साल की लिमिट नहीं होती। इसको कहते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या इनिशियल अलाउंस। अगर लॉस ड्यू टू अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरिड फॉरवर्ड होता है। सारे हेड्स कवर हो गए, अदर सोर्स रह गया। अदर सोर्स का लॉस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एडजस्ट होगा तो वो कहता है यस, अदर सोर्स का लॉस एडजस्ट हो जाएगा विद एनी अदर इनकम सिवाय सैलरी और एफटीआर। और अगर एडजस्ट ना हो सका तो नहीं होगा कैरिड फॉरवर्ड, नहीं होगा कैरिड फॉरवर्ड। ये सारी बातें जो मैंने आपके साथ की, कुछ नतीजे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सिवाय बिजनेस और कैपिटल गेन के किसी किस्म का लॉस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता। पहली बात, अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो लॉस एडजस्टेबल नहीं होता। दूसरी बात, स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के साथ ही, स्पेकुलेशन इनकम के साथ एडजस्ट होता है, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड। सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के साथ ही एडजस्ट होता है, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 3 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड। और सर समझ आ रही है? कैपिटल लॉस भी सिर्फ कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होता है। ये सारी वो वाली बातें हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं। जी सर, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? अच्छा जी, ये तो थे सारे पाकिस्तान सोर्स इनकम की बातें। अच्छा, अगर फॉरेन में लॉस आ जाए, भाई याद रखना, फॉरेन का लॉस फॉरेन की इनकम के साथ ही एडजस्ट होता है। फॉरेन का लॉस पाकिस्तान सोर्स इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होता, और सेम हेड के साथ एडजस्ट होता है। फॉरेन का लॉस उसी हेड के साथ एडजस्ट होता है
जिस हेड का लॉस होता है, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड। तो भाई ये सारी डिस्कशन आपके साथ कर ली। लॉसेस में मेजर बातें यही हैं। एक आखिरी बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपके साथ करनी। एक तो लॉस का एक और असूल भी है कि अगर पुराना लॉस हो, अगर कैरेट फॉरवर्ड लॉस हो, तो वो सिर्फ अपने ही हेड के साथ एडजस्ट होता है। कैरेट फॉरवर्ड लॉस अपने ही हेड के साथ एडजस्ट होता है। तो ये वाली बात भी ज़हन में रखिएगा, कैरेट फॉरवर्ड लॉस अपने ही हेड के साथ एडजस्ट होता है। अब आखिरी बात सुने, लॉसेस के वाले से जो आखिरी बात है वो सुन लें। लॉसेस के वाले से आखिरी बात यह है कि अगर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन या इनिशियल अलाउंस की वजह से लॉस हो, तो वो लॉस अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये तो पढ़ा है ना। अब बात ये है, दो बार पास पेपर में सवाल आ चुका हुआ है, और ये वाला सवाल आना तो इसी तरह ही प्रैक्टिकली है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ इसको डिटेल से शेयर कर दूँ। वो उसने मिटा दिया, मैं 1.10। जी सर, आपकी आई कैप की किताब में 3 एग्जाम्पल्स थी जो मैंने अपनी किताब में भी ऐड की हैं एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, उसको सीखिए। पहला असूल तो ये है कि इस साल की डेप्रिसिएशन तो इस साल की इनकम के साथ एडजस्ट होगी, और अगर फिर भी लॉस रह जाए तो वो कैरेट फॉरवर्ड होगा। अच्छा, सबसे पहले कौन सा लॉस एडजस्ट होगा? सबसे पहले कौन सा लॉस एडजस्ट होगा? बिजनेस वाला। उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल 5,50,000 की इनकम थी, बिजनेस के खर्चे आ गए 30 मिलियन के, डेप्रिसिएशन आ गई 40 मिलियन की। तो पहले बिजनेस के खर्चे माइनस होंगे, फिर डेप्रिसिएशन माइनस होगी, डेप्रिसिएशन फिर भी रह गई 20 मिलियन की, तो ये डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? कैरेट फॉरवर्ड। अब ये डेप्रिसिएशन जो कैरेट फॉरवर्ड होगी, इसको कहा जाता है, ये कौन सी डेप्रिसिएशन है? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अगला साल आया, सेल थी 70 मिलियन की, खर्चे भी माइनस किए, डेप्रिसिएशन भी माइनस की, इनकम कितनी रह गई? 30 मिलियन की। अच्छा, अब अगली बात सीखो, वो ये कह रहा है कि इनकम कितनी रह गई? 30 मिलियन की। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है? सर जी मेरी बात सुनो, अब यहां पर एक असूल याद रखना, इनकम फ्रॉम बिजनेस में से खर्चे माइनस कर दिए, इस साल की डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दी, फिर जो फिगर आएगी उसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस करना, अगर होगा तो। अब इस सवाल में ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस था ही नहीं, बल्कि सिर्फ कौन सा लॉस था? डेप्रिसिएशन का लॉस। पहले उसको माइनस करना है, जब उसको माइनस करके फिर उसके बाद वाली जो फिगर आएगी उस पर, उसके बाद वाली जो फिगर आएगी उस पर क्या रूल लगना है? रूल लगना है, अगर ये वाली फिगर 50 मिलियन से ऊपर की हो, तो सॉरी, अगर ये वाली फिगर 10 मिलियन, वैल्यू क्या है? 10 मिलियन, अगर ये वाली फिगर 10 मिलियन या उससे ज़्यादा की हो, तो वो कहता है उसका 50%,
और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो लोअर होगा वो लेस हो जाएगा। अब इस केस में मैं अगर इसको मिटाऊं और आपको ये बात क्लियर करूं, इस केस में मुझे आप बताइए कि बिजनेस इनकम कितनी थी? 30 मिलियन। 10 मिलियन या उससे ज्यादा है? यस। हमने क्या कहा है? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लोअर। इसमें से हमने लोअर ले लेना। लोअर क्या है? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन थी 20 मिलियन की, 30 मिलियन का 50% था 15 मिलियन। लोअर कौन सा है सर? 15 मिलियन लेस हो जाएगा। बाकी ये आ गया टैक्सेबल इनकम। और जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन थी 20 मिलियन की, उसमें से 15 एडजस्ट हो गया, बाकी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या हो गई? कैरिड फॉरवर्ड। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल थी आसान सेशन में, वो स्लाइड डिलीट हो गई है, तो मैंने सोचा कि आई क्या बाद एग्जांपल करा देता हूँ। सर एक नतीजा आपको बताने लगा हूँ कि सबसे पहले सेल्स थी, उसके बाद एक्सपेंस माइनस किए, उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस की, तो ये आ गई इनकम। इस इनकम में से क्या माइनस किया? ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। उसके बाद जो अमाउंट आई, अगर ये 10 मिलियन या उससे ज्यादा की है तो क्या करेंगे? इसका 50% लोअर ऑफ, इसका 50% या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इसका 50% या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इन दोनों में से जो लोअर होगा, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? ये टैक्सेबल इनकम आ गई। और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? क्या यार, क्या मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए हो? यस और नो? अगर ये, अब अगला पार्ट सुनो, अगर ये 10 मिलियन ना होता बल्कि ये 5 मिलियन होता, तो ये 50% नहीं, कितना एडजस्ट हो जाना था? सारे का सारा ही एडजस्ट हो जाना था। अगले ही एग्जांपल में देखो, ये 5 मिलियन था, ये सारे का सारा एडजस्ट हो गया। अगर ये सारे का सारा एडजस्ट हो जाएगा तो टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी? 0। ओ भाई मेरा पॉइंट समझ गए हो? लो सर, ये मेजर बातें थी, आपकी किताब में लिखी हुई है, मैंने सारी डिस्कस कर दी हैं। और लॉसेस की एक बात और है, मैं चाहता हूं मैं आपको वो सिखा दूं। यार वो किधर गया है? चाय वाली एग्जांपल किधर गई? चाय वाली स्लाइड। लो सर, एक स्लाइड यहां से डिलीट कर दी उन्होंने। अच्छा देखो, अब एक आखिरी बात जो आपको सिखा रहा हूं, जो कॉन्सेप्चुअल बात है, वो ये है कि यार मैं एक एग्जांपल देता होता हूं चाय वाली। अगर आपके पास दूध है और आपने चाय बनानी है, आपके पास मुख्तलिफ तरह का दूध है। एक आपके पास फ्रेश मिल्क है जो एक दिन में एक्सपायर हो जाता है। एक आपके पास पेस्चराइज मिल्क है जो 3 दिनों में एक्सपायर हो जाता है। एक आपके पास टेट्रा पैक है जो 1 मंथ में एक्सपायर होता है। और एक आपके पास ड्राई मिल्क है जो अनलिमिटेड टाइम तक
चलता रहता है। आपने चाय बनानी है, आपके पास ये चारों तरह के दूध है, कौन सा दूध पहले इस्तेमाल करेंगे? जिसने पहले एक्सपायर होना है वो पहले इस्तेमाल करेंगे। फ्रेश मिल्क खत्म हो गया तो पेस्चराइज इस्तेमाल करेंगे, पेस्चराइज खत्म हो गया तो टेट्रा पैक इस्तेमाल करेंगे, टेट्रा पैक भी खत्म हो गया तो लास्ट में फिर हम ड्राई मिल्क इस्तेमाल करेंगे। एक पॉइंट को समझिएगा, ये जो लॉस होता है ना, ये जब एडजस्ट होता है तो इनकम को कम करता है, उससे टैक्स कम होता है। जो लॉस होता है वो इनकम को कम करता है, इनकम कम होगी तो टैक्स कम हो। ये एक सिंपल फिनोमिना है। अब आपने करना यह है कि अगर आपके पास लॉस है तो एहतियात से इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे लॉसेस हैं जो कैरिड फॉरवर्ड नहीं होते, उनको सबसे पहले इस्तेमाल करें, जैसा कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये वाले लॉस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होते, तो सबसे पहले ये वाले लॉस यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद आ गया आपका सिक्योरिटीज का लॉस। ये वाला जो लॉस है ये 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, दूसरे नंबर पे इसको इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद आ गया बिजनेस का लॉस और कैपिटल लॉस। ये वाला लॉस कितने अरसे के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है? 6 साल के लिए। उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। और एक लॉस है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का लॉस। ये लॉस कब तक इस्तेमाल होता है? अनलिमिटेड टाइम के लिए, तो इसको सबसे लास्ट में इस्तेमाल। जब भी लॉसेस का सवाल आए आपके जहन में ये वाला माइंड मैप होना चाहिए और ये वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कोई भी सवाल हो कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सिर्फ जो मैंने पढ़ाया वो समझ के आप सवाल करने पेपर में बैठ जाएं और सवाल हल नहीं कर पाएंगे। क्यों सर? उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है आपको लॉसेस के, ये बहुत हैं, ये मोर देन इनफ है। आपको असल में क्या करना पड़ेगा? आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपकी किताब में E1 है। मैंने कल बिल आखिर सब लोगों को कह दिया कि यार जो लोग बुक नहीं परचेज कर पा रहे किसी फाइनेंशियल इशू से, वो लोग किताब टीयर रूम में अपना नाम लिखवाएं, किताब ले लें, उनको किताब मिल जाएगी। बाकी सब लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि किताब को साथ साथ देखेंगे तो ये प्रैक्टिस साथ साथ कर पाएंगे। ऑल्दो जो लोग जिस तरीके से अभी तक तैयारी कर चुके हैं और किसी और किताब से वो तैयारी कर चुके हैं, मैं उन्हें कभी भी ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि उस किताब को छोड़ के मेरी किताब से पढ़ें। सर अगर आपने किताब के साथ 3 माह 4 माह तैयारी किया और वो किताब पढ़ी है तो इस वक्त किताब चेंज नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये सजेशन तो उस बच्चे के लिए है जिसने अभी पढ़ा ही नहीं। एक बच्चे ने लॉस पहली बार पढ़ना है तो वो आज तक जिस टीचर से भी क्लासेस लेता रहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वो टीचर तो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं है। तो फिर आप आज ही पहली बार पढ़ने लगे और अब अगर आपको लगता है कि बेहतर समझ आ गया तो इस किताब से पढ़ लीजिए। हाँ, अगर आप इससे पहले पढ़ चुके हैं और आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो इंशाल्लाह इससे कुछ रिफाइन हो जाएगा। बहरहाल, सेटिंग ऑफ लॉसेस की सारी बातें आपके साथ कर दी। E1 एक क्वेश्चन है वो नोट कर लीजिए। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8 है, ये नोट कर लीजिए। ये 2 सवाल आपने जरूर करने हैं। पास पेपर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 ही है जो लॉस वाला है। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8 है, जरा देखिएगा चैप्टर 11 का। ले सर, लॉसेस की सारी बातें मैंने आपके साथ कर ली। अब मैं चल रहा हूं टैक्स क्रेडिट की तरफ। अच्छा, टैक्स क्रेडिट एक ऐसा सवाल है, नॉर्मली ये सवाल नहीं टेस्ट होता अकेला,
ये अकेला नहीं, लॉसेस का क्वेश्चन तो अकेला भी आ जाता है और न्यूमेरिकल में मिला के भी आ जाता है, लेकिन टैक्स क्रेडिट वो वाहिद सवाल है जो इंडिविजुअली बहुत कम टेस्ट होता है। और टैक्स क्रेडिट का वो सवाल जो कि थ्योरेटिकली टेस्ट होता है वो ये है, टैक्स क्रेडिट्स की तरतीब बताएं, ऑर्डर बताएं। सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट, दूसरे नंबर पे टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन इन्वेस्टमेंट, तीसरे नंबर पे एडवांस टैक्स या टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड। अच्छा, अब टैक्स क्रेडिट को डिटेल से पढ़ने लगे। बात नंबर 1, डोनेशन देने पर टैक्स क्रेडिट मिलता है। बात नंबर 2, जिसको डोनेशन दिया है वो कौन होना चाहिए? बोर्ड ऑफ एजुकेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड फंड मेंशन इन 13th स्कीम। डोनेशन का मेथड ऑफ पेमेंट क्या है? आपने डोनेशन पर टैक्स क्रेडिट मिलता है अगर इन इदारों को दी जाए। किस तरह दी जाए डोनेशन? क्रॉस चेक के जरिए दी जाए तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना? A over B into C. Now what is A? Tax liability. What is B? Taxable income. What is C? वो अमाउंट जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है, वो अमाउंट जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है, वो अमाउंट जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है। सर एक चीज अपने ध्यान में रखिएगा, मैंने आप लोगों के साथ बड़ी डिटेल में वर्किंग भी शेयर की है हाई अर्नर सरचार्ज के हवाले से, वीडियोस बनाकर शेयर किए हैं, ग्रुप में वीडियोस भेजी हैं। हाई अर्नर सरचार्ज जो है वो टैक्स लाइबिलिटी जब जब कैलकुलेट करेंगे तो हाई अर्नर सरचार्ज भी शामिल करेंगे, और जब टैक्स क्रेडिट निकालेंगे तो हाई अर्नर सरचार्ज शामिल करके जो टैक्स क्रेडिट बनता है उसको ए लेंगे। क्या मतलब? सर एक बंदे की इनकम है 10 मिलियन, 11 मिलियन कर लेते हैं, मुझे बताइएगा 11 मिलियन की जिसकी इनकम है उसका टैक्स कितना बना? 11 मिलियन की अगर इनकम होगी तो उसका टैक्स कितना बना? अगर किसी बंदे की 11 मिलियन की इनकम है तो उसका टैक्स कितना बना? पेज 53 से लायबिलिटी बता दीजिए। जी सर 4.04। सर हाई अर्नर सरचार्ज कितना होगा? 10%, 0.40। टोटल टैक्स कितना बना? 4.4408 बनेगा। बोलो यार, कमाल है यार। आप 4.444 बनेगा। सर जब आपने अब आपका टैक्स आ गया, हाई अर्नर सरचार्ज आ गया, अब अगला स्टेप क्या है? टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। अगर उस बंदे ने 10 लाख की डोनेशन दी है तो कैसे टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे? पहले देखेंगे डोनेशन दी है, क्रॉस चेक के जरिए दी है, रिकग्नाइज्ड इदारे को दी है, तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा कितना? A over B into C। नाउ व्हाट इज A? टैक्स लायबिलिटी 4.444। सर जी टैक्स लायबिलिटी वो लेंगे जिसमें हाई अर्नर सरचार्ज शामिल होगा।
टैक्स लायबिलिटी वो लेंगे जिसमें हाई अर्नर सरचार्ज शामिल होगा, डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। जी बताइएगा। 11 मिलियन मल्टीप्लाई बाय ए ओवर बी इंटू सी है ना, सी क्या होगा, लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन 1 मिलियन। दूसरे नंबर पे क्या आया, 30% किसका, 30% किसका, टैक्सेबल इनकम कितनी थी, सॉरी यार 11 मिलियन। जी 3.3 क्या ले लेंगे हम सर, 1 मिलियन लोअर ले लेंगे। सर जी बताइएगा जरा टैक्स क्रेडिट कितना। $1.3332। 4.444 लेना है। मैं यही तो बता रहा हूं कि हायर से चार्ज ऐड करने के बाद जो लायबिलिटी आएगी आपने वो लेनी है सर जी। जी सर बताइएगा टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट कितना आया, 0.4, इतना ही बन रहा है सर जी, 0.404। आप भी यही कह रहे थे। जी सर ये टैक्स क्रेडिट लेस हो जाएगा तो टैक्स पेबल आ जाएगा। सर मैं तो आपको ये सिखाना चाह रहा था, हाई अर्नर सरचार्ज शामिल करने के बाद जो लायबिलिटी आएगी वो लायबिलिटी लेनी है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स क्रेडिट। मुख्तलिफ लोगों की इसके बारे में मुख्तलिफ ओपिनियन है, मगर हमने ओवरऑल बहुत से फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपको ये वाली बात सिखाई है। इसको पेपर में ऐसे ही करके आइएगा, क्योंकि मेरे ज़हन में जो मेन एम होता है बच्चों वो होता है आई कैप खुद क्या कर रहा है। तो मैंने जो फाइनल के एग्जाम्स हैं उससे इस चीज़ को असेस करके तो आपको बताया कि ये किस तरह होना है। लो सर आई कैप के एंगल से ये एडजस्टमेंट होनी चाहिए और हम बिला आखिर जो आई कैप कह रहा है उसको अच्छा जी कहने पर मजबूर है। तो अक्लमंदी यही है कि जो आई कैप ने जिस तरह सोल्यूशन बनाना है आपने वैसे सवाल हल किया हो। हालांकि इसके बारे में बहुत सी डिफरेंट ओपिनियन है, चूँकि टैक्स में ये रिसेंट चेंज आया है और इस चेंज की जो एप्लीकेशन है वो अब तक उस तरह से क्लियर नहीं है। जब इस बार की रिटर्न्स फाइल होंगी तो फिर उसमें ये वाली चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। बहरहाल हमारे पास इन द मीन वाइल एक सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि वो हम फाइनल का तो रिज़ल्ट आ गया हुआ है और फाइनल का तो वो सब पता है, उस एंगल से हमने आपको ये चीज़ बताई कि आई कैप ने ऐसे किया है, इस वजह से मैंने आपको ऐसे करवाया। लें सर मैंने ये सारी बातें आपको पढ़ा दी टैक्स क्रेडिट वाली, और इतना बता दूं कि टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा, ए ओवर बी इंटू सी, और सी किसके बराबर होता है, एक्चुअल और 30%। इन अगर एसोसिएट को डोनेशन दी है तो फिर इसका आधा हो जाएगा, 30 का 15, 20 का 10। सर जी अगली एडजस्टमेंट आ गई, टैक्स क्रेडिट टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। अगर एक एलिजिबल पर्सन है, एलिजिबल पर्सन से मुराद है वो बंदा जिसका CNIC बना हुआ है, NTN बना हुआ है या नाइकॉप बना हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानी का भी NIC होता है।
अगर एक बंदा एलिजिबल पर्सन है और उसकी इनकम अंडर दैट सैलरी या बिजनेस है तो उस वो कंट्रीब्यूट करता है अप्रूव पेंशन फंड में, तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना? ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए? टैक्स लायबिलिटी। व्हाट इज बी? टैक्सेबल। व्हाट इज सी? लोअर ऑफ एक्चुअल या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल या 20% ऑफ टैक्सेबल। ले सर, आखिरी बात इस टैक्स क्रेडिट की आखिरी बात में वो कहता है भाईजान, अगर कोई बंदा एक पी फंड के बैलेंस एक पी फंड के अकाउंट से दूसरे पी फंड में ट्रांसफर करेगा तो इससे कंट्रीब्यूशन नहीं समझी जाएगी और इस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर एक पेंशन फंड से दूसरे पेंशन फंड में अमाउंट ट्रांसफर हुई तो इससे इस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। टैक्स क्रेडिट से तब मिलेगा जब आप एक्चुअल में पैसे ट्रांसफर करेंगे खुद, यानी अपने पैसों में से ट्रांसफर, फ्रेश ट्रांसफर होगी, ना कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक पेंशन फंड के अकाउंट से दूसरे पेंशन फंड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो इसे ट्रांसफर नहीं समझा जाएगा और इस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ले सर, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाएगा, ये बात मैंने कल भी पढ़ाई थी, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाएगा उसे 1.5 लाख पर मशीन या एक्चुअल जितने लगे विच एवर इज लोअर उसके बराबर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सिर्फ मशीन लगानी नहीं है बल्कि अपने सिस्टम को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट भी करना है। हाँ जी, टैक्स क्रेडिट्स सर, 2 लोग हैं, अगर 4 शर्तें पूरी कर लें तो 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। 2 लोग हैं, अगर 4 शर्तें पूरी कर लें तो 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। क्या मतलब? इनकम ऑफ द फॉलोइंग, सर जी 2 लोग कौन से हैं? एक वो जो सिंध पर्सन एंगेज्ड इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इन सिंध सप्लाइंग coal exclusively to power generating project, a startup which is certified by Pakistan Software Export Board and the following 2 years. Sir ji, person engaged in coal mining project in Sindh supplying coal exclusively to power generation project. और दूसरा, a startup which is certified by the Pakistan Software Export Board and for the following 2 years. कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में जो सिंध में पावर जनरेट कर रहा है वो इदारा, और जिसने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से मंजूर शुदा इदारा जो स्टार्टअप कर रहा है, इन 2 इदारों को 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर 4 शर्तें पूरी हैं। शर्तें कौन सी हैं? एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। दूसरी शर्त क्या है? जो टैक्स डिडक्ट नहीं कलेक्ट करना था वो करके जमा कराया। तीसरी शर्त क्या है? विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा कराई। चौथी शर्त क्या है? मंथली सेल्स टैक्स जमा कराया। जो ये सारी शर्तें पूरी कर दे उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना? 100% टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि कोई टैक्स है ही नहीं। सर जी अगला पॉइंट, एलिजिबल पर्सन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एलिजिबल पर्सन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एलिजिबल पर्सन कौन है? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है और टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एलिजिबल पर्सन की बात कर लेते हैं। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग और शिप बिल्डिंग कर रहा है तो ये एलिजिबल पर्सन है। अब अगला सवाल ये पैदा हुआ, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या है? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर मैन्युफैक्चरिंग या शिप बिल्डिंग करेंगी तो वो एलिजिबल पर्सन है। अब अगला सवाल पैदा होता है, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या है? ऐसी अंडरटेकिंग जहां पर लैंड भी नहीं इस्तेमाल की गई, पहले इस्तेमाल नहीं की गई थी, बिल्डिंग भी नहीं इस्तेमाल की गई, पहले इस्तेमाल नहीं की थी, लैंड भी
ऐसी इस्तेमाल की गई है उस प्रोजेक्ट के लिए जो पहले इस्तेमाल नहीं की गई थी। बिल्डिंग भी रेनोवेट नहीं कराई, डिमोलिश नहीं कराई, बल्कि नए सिरे से बनी है। कंपनी भी फ्रॉम द स्क्रैच बनी है। टेक्नोलॉजी भी ऐसी थी जो पाकिस्तान में नहीं थी, और अप्रूव्ड बाय इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। ये सारी शर्तें पूरी हो जाएं तो वो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, और वो कमिश्नर से अप्रूव्ड भी हो। आसान अल्फाज में हर चीज़ 0 मीटर हो, बिल्कुल नहीं। लैंड भी पहले इस्तेमाल नहीं हुई, बिल्डिंग भी नहीं, टेक्नोलॉजी भी नहीं, कंपनी भी नहीं, बोर्ड से, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से भी मंजूर शुदा और कमिश्नर से भी मंजूर शुदा, ये सारी चीज़ें पूरी हो गई तो इसे कहा जाएगा ये ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कब बनी हो? 19 से 24 के दरमियान। कितना टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कितने अरसे के लिए मिलेगा? सर याद रखना, टैक्स क्रेडिट कैरेट फॉरवर्ड नहीं होता। ये वो वाहिद टैक्स क्रेडिट है जो कैरेट फॉरवर्ड होता है। ये वो वाहिद टैक्स क्रेडिट है जो कैरेट फॉरवर्ड होता है 3 साल के लिए। तो भाई एलिजिबल पर्सन हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर ली। अगर एक ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट फॉर द जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सोर्सेज लाइक सोलर एंड इनकॉर्पोरेटेड बिफोर 1 जुलाई 2023। अगर विंड मिल्स या सोलर एनर्जी बनाने वाली को प्लांट है, सोलर एनर्जी को के लिए पैनल्स बनाने वाली कोई इदारा है, कोई मशीनरी है, जो इदारा वो मशीनरी बना रहा है उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा 5 सालों के लिए। वो बना कब हो? 1 जुलाई 2023 से पहले बनाओ। तो फिर ये एलिजिबल पर्सन होगा, इसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा 3 साल और 5 साल के लिए। सर कितना? जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसका 25%। इन्वेस्टमेंट की भी डेफिनेशन है सर, सारी नई इन्वेस्टमेंट हो, नई चीजों पे, नई मशीन, नई बिल्डिंग, नया इक्विपमेंट, नया हार्डवेयर, नया सॉफ्टवेयर, ना कोई ऐसी चीज नहीं जो सेल्फ क्रिएटेड हो या यूज्ड हो या उसके मल्टीपल यूज हो, वो भी नहीं, मल्टीपल यूज वाले भी नहीं। ब्रांड न्यू चीज जिसका एक ही पर्पस था, जितना पैसा उस पर लग गया उसका 25% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब सवाल आपको 2 तरीके से आ सकता है। वैसे अब तक इसको टेस्ट नहीं किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो इसको टेस्ट कर ले। अगर वो इसको टेस्ट करेगा तो 2 तरीके से सवाल दे सकता है। पहला तरीका तो ये है कि वो सिंपली आपसे रट्टे वाला सवाल पूछ लें, ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या है और उसको क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। 6 नंबर का सवाल बिल्कुल इजी बनता है। दूसरा केस वो आपको बता देता है नई मशीनरी खरीदी है, नई बिल्डिंग खरीदी है, एक ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और इक्विपमेंट नया खरीदा है, सॉफ्टवेयर खुद बनाया हुआ है, हार्डवेयर पुराना खरीदा है। आपको पता होना चाहिए ना यूज लेना है ना ही सेल्फ जनरेटेड लेना है। इन 3 चीज़ों पर जो खर्चा होगा वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट होगी और उसका 25% के बराबर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जो एलिजिबल पर्सन होगा उसमें ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को 3 सालों के लिए, यानी वो साल और अगले 2 साल। अच्छा, वो आपकी किताब में लिखता है 2 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड होगा तो 3 साल ही बने ना, 1 और अगले 2। और अगर वो कहते हैं 4 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड होगा तो भाई 5 साल ही बने ना, 1 ये साल और अगले 4 साल। सर समझ रहे हैं? तो ये वाहिद केस है जहां पर टैक्स क्रेडिट कैरेट फॉरवर्ड होता है। मैंने आपको ये सारी बातें बता दी और हमने ये वाला एरिया कवर कर लिया। हमने टैक्स क्रेडिट्स भी कवर कर लिए, लॉसेस वाला एरिया भी कवर कर लिया। अब अगली बात आ गई थी एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस। एग्जेम्पशन का क्या मतलब है?
कब टैक्स माफ हो जाएगा? सर आपने बार बार पढ़ा है एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, इसका क्या सीन? तो भाई इसका जवाब है एग्रीकल्चरल इनकम मींस इनकम। एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है? सर जमीन की इनकम जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कमाई जाए, और वो जमीन पाकिस्तान में हो। तीन बात, एक बंदा फसल उगाता है और पैसे कमाता है, एग्रीकल्चर इनकम है। एक बंदे ने जमीन ठेके पर दी है और वो किराया लेता है, ये एग्रीकल्चर इनकम है। एक बंदे ने जमीन ठेके पर दी है और वो कहता है आधी फसल मेरी होगी, वो फसल बेचकर पैसे कमाता है, ये भी एग्रीकल्चर इनकम है। एक बंदा गंदम की कटाई करने के बाद थ्रेशर मशीन के अंदर दाने अलहदा और उसके खोशे अलहदा कर देता है, तो ये इस प्रोसेस के जरिए जो पैसे कमाए जाए वो भी एग्रीकल्चरल इनकम। और अगर एक बंदा जिसकी बिल्डिंग है इमीडिएट विसिनिटी में उस फसलों के बिल्कुल पास, और वो बिल्डिंग इस्तेमाल होती है रहने के लिए, ड्वेलिंग के लिए या गोदाम के तौर पे, तो उस बिल्डिंग का जो किराया है वो भी क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है और एग्जाम्प्ट। तो एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आता है और कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, इसकी बात करें। इनकम फ्रॉम, अच्छा अब अगली बात सुनो, ये बात अगर सुन ली तो अगली बात सुनो। अब मसला सिर्फ ये है कि मिचल्स वाले जो हैं उनके अपने फार्म्स, वो खुद स्ट्रॉबेरी उगाते हैं और स्ट्रॉबेरी से जैम बनाते हैं और जैम बना के बेचते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि मिचल्स वाले दो चीजों से पैसे कमाते हैं, एक तो जैम बेचकर पैसे कमा रहे हैं, दूसरा स्ट्रॉबेरी की भी तो फसल हो रही है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो जैम बेचकर जो पैसे कमाए, क्या वो सारे का सारा टैक्स होगा? और जो रॉ मटेरियल जो वो खुद उगा रहा है स्ट्रॉबेरी, उसका क्या होगा? सर समझा जाएगा कि अच्छा जो रॉ मटेरियल ये स्ट्रॉबेरी मिचल्स वालों ने उगाई है उससे जो उन्होंने पैसे कमाए उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन जो जैम बनाकर उन्होंने बेचा है उस पर टैक्स लगेगा। अब करते ये है कि अब कैसे बाइफरकेट करें कि स्ट्रॉबेरी से कमाए जाने वाले पैसे कितने हैं और जैम से कमाए जाने वाले पैसे कितने हैं। तो इसका आसान हल टैक्स वालों ने क्या किया कि आप स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट ना लो बल्कि स्ट्रॉबेरी की फेयर मार्केट वैल्यू लो। आप स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट ना लो बल्कि स्ट्रॉबेरी की फेयर मार्केट वैल्यू लो। इसका मतलब यह है कि आपने चाहे खुद ही स्ट्रॉबेरी उगाई है, लेकिन जब आप जैम से इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रॉबेरी जैम में से स्ट्रॉबेरी की रॉ मटेरियल की फेयर मार्केट वैल्यू लेस करेंगे, कॉस्ट नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू लेस करेंगे। और अब जब आपने फेयर मार्केट वैल्यू स्ट्रॉबेरी की लेस कर दी तो एक चीज ध्यान में रखना, अब स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड कोई मजीद खर्चा नहीं करेंगे। स्ट्रॉबेरी के बाग में खाद डाली, स्ट्रॉबेरी के बाग में ट्यूबवेल से पानी डाला, स्ट्रॉबेरी के बाग में काम करने वाले जो लोग थे उनको तनख्वाहें दी, ये खर्चे माइनस नहीं करेंगे। क्यों? आपने स्ट्रॉबेरी की फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कर तो दिया। हाँ, स्ट्रॉबेरी के अलावा पैकिंग चार्जेस, सेलिंग चार्जेस, ये सारे खर्चे तो माइनस होंगे, लेकिन स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड और कोई खर्चा माइनस नहीं होगा। सर क्या आप ये बात समझ गए? यस और नो? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल, where a person who is a cultivator or receiver of agriculture produce as rent in kind। ये सारी स्टोरी वो है। एक बात एडिशनल जुमला लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाऊं और बात खत्म करें।
वो कहता है भाई अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल या स्ट्रॉबेरी कैलकुलेट नहीं कर सके तो क्या करोगे? फिर वो कहता है फिर आप कॉस्ट ही ले लो। वो कॉस्ट किसके बराबर होगी? जो ठेके के पैसे दिए वो, और जो कल्टीवेशन के एक्सपेंसेस किए वो माइनस कर देंगे। ले सर, एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड सारी बात हो गई। अब आ गया डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन। सर यूएन में जॉब करने वाले की सैलरी पे टैक्स नहीं लगता, और सैलरी पे अगर टैक्स नहीं लगा तो पेंशन पे भी टैक्स नहीं लगता। एक सवाल आपसे पूछना, जरा ध्यान से बात सुनिएगा। लाहौर में मौजूद ईरानी एम्बेसी के अंदर ईरानी कॉन्सुलेट जो मौजूद है, क्या उसकी सैलरी पे टैक्स लगेगा? तो इसका जवाब यह है कि अगर ईरान में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर ईरानी टैक्स माफ कर देंगे तो हम उनके बंदे पे टैक्स माफ कर देंगे। दिस इज फॉरेन गवर्नमेंट की बात है। उनका फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय पाकिस्तान में आएगा और उसकी सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर हमारी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय वहां पर गया और उनकी फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया। सर जी यूएस एड वालों ने क्या किया? यूएस एड वालों ने दी डोनेशन, किसके लिए? पोलियो से बचाव के लिए। इस डोनेशन को लीड करने के लिए एक यूएस का डॉक्टर भी आया। यूएस के डॉक्टर ने जो सैलरी वसूल की वो इसी डोनेशन में से दी गई। क्या इसकी सैलरी पे टैक्स लगेगा? भाईजान जवाब इसका ये है कि अगर जिस मुल्क से डोनेशन लिया है, अगर उसी मुल्क का कोई बंदा पाकिस्तान में आए और काम करने की गर्ज से आए और उसको पैसा भी उसी डोनेशन में से ही दिया जा रहा हो और वो यहाँ का रेजिडेंट ना हो, यहाँ रेजिडेंट आए तो सिर्फ इसलिए चूंकि वो काम करने के लिए यहाँ पे आए, तो उस बंदे की सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा। सर द इंडिविजुअल इज आइदर नॉट अ रेजिडेंट इंडिविजुअल or a resident individual solely by reason of the performance of services under aid agreement. If an agreement is with a foreign country, the individual is a citizen of that country. The salary is paid by the foreign government or public international organization out of fund or grant lease as aid to Pakistan in pursuance of such. सर जी सारी वही बात है, फॉरेन गवर्नमेंट पैसे दे रही है, फॉरेन गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दिया उसमें से पैसे दिए जा रहे हैं, वो बंदा रेजिडेंट नहीं है और वो बंदा उसी मुल्क का ही है जिस मुल्क से आपको। सर अगर एड अमेरिका ने दिया और डॉक्टर चाइना का है, फिर हम पक्का टैक्स लगाएंगे उस पर। सर समझ आई? एड भी अमेरिका ने दिया है, डॉक्टर भी अमेरिका का है। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं तो उस पर ये वाला रूल लगे। सर जी ये सारी बात आपके साथ हो गई ये वाली। अब अगले ही पॉइंट में उसने सैलरीड वाला पॉइंट काट दिए, सैलरी की बात नहीं है। अगर एक बंदा कंसल्टेंट है या एक्सपर्ट है और जिस मुल्क से एड आई है उसी मुल्क का है और वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है, यहाँ अगर रेजिडेंट है तो सिर्फ इसलिए चूंकि वो यहाँ पर काम कर रहा है और उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो भी एड के पैसों से मिल रहे हैं, तो उस बंदे की इनकम पे भी टैक्स नहीं लगेगा। हाँ वो कहते हैं अगर इसके अलावा कोई केसेस हो कि इनकम एग्जेम्प्ट होनी है या होनी है या नहीं होनी, तो फेडरल गवर्नमेंट केस टू केस इसको देखेगी और उसके बाद कोई फाइनल फैसला सुनाएगी। सर अगली बात आ गई प्रेसिडेंट ऑनर। सदर पाकिस्तान अगर आपको कोई इनाम, अगर खुदा न खास्ता आपको ऐसा काम करें जिस पे सदर आपको कोई इनाम दे दे, तो सदर जब कहता है ना 5 लाख मिला है तो पूरा 5 ही मिलता है, लेकिन जब जीतो पाकिस्तान वाला कहता है ना कि 5 लाख मिला है तो उस पर टैक्स कट के मिलता है। प्रॉफिट ऑन डेट। सर जी प्रॉफिट ऑन डेट की स्टोरी है सर।
क्या स्टोरी है? प्रॉफिट ऑन डेट आपने पढ़ा इनकम है, आपने पढ़ा एक्सपेंस है। आज अगली बात सुने, प्रॉफिट ऑन डेट एग्जेम्प्ट होता है। कब एग्जेम्प्ट होता है? अगर मिसाल ले लें, एक मैं हूं और एक अमेरिका में एक बंदा बैठा हुआ है जिससे मैं लोन मंगवा रहा हूं। मैंने अमेरिका में बैठे हुए बंदे को कहा कि मैंने यहाँ पर बिजनेस करना है, मुझे लोन दे दो। उसने मुझे लोन दे दिया। मैंने उसको इंटरेस्ट भी बाहरी भिजवाया है और उस लोन को लेने के लिए जो सिक्योरिटी थी वो भी बाहरी दी है, और उसका और मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है, हम एसोसिएट भी नहीं है। और मैंने जो लोन लिया है वो इसलिए लिया ताकि मैं पाकिस्तान में बिजनेस कर सकूं, मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट बनता हूं। तो एक रेजिडेंट बंदा जबकि फॉरेन नॉन रेजिडेंट से लोन ले और वो लोन लेकर पाकिस्तान में बिजनेस करे और उसके अगेंस्ट प्रॉफिट ऑन डेट पाकिस्तान से बाहर भिजवाए, और वो सिक्योरिटी जो लोन लेने के लिए जो सिक्योरिटी दे वो भी पाकिस्तान से बाहर दे, और जो सिक्योरिटी है वो एफबीआर से अप्रूव्ड भी हो, अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाए तो नॉन रेजिडेंट जो प्रॉफिट ऑन डेट लेगा वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। सर अगर आप गौर करें ना तो मैंने प्रॉफिट ऑन डेट की बड़ी बातें आपको बताई हैं। कभी प्रॉफिट ऑन डेट इनकम है, कभी प्रॉफिट ऑन डेट एक्सपेंस है। इनकम में कभी वो टैक्सेबल है, कभी एग्जाम्प्ट है। टैक्सेबल में भी कभी अगर इंडिविजुअल और ईओपी को मिले तो सेपरेट ब्लॉक आइटम है, कंपनी को मिले तो, और एग्जाम्प्ट के केस में नॉन रेजिडेंट को मिले तो एग्जाम्प्ट है। एक्सपेंस के केस में कभी प्रॉपर्टी का केस है, अदर सोर्स का केस है, बिजनेस का केस है, जो भी इनकम कमाने के लिए लोन लिया गया तो प्रॉफिट ऑन डेट माइनस करने की इजाजत होती है। तो प्रॉफिट ऑन डेट के ये मल्टीपल बातें। एक क्वेश्चन है पास पेपर, क्वेश्चन नंबर 10 है शायद, जरा देखिएगा। उसमें ना मल्टीपल प्रॉफिट ऑन डेट की बातें उसने की। मुझे जरा एक बार क्वेश्चन कंफर्म करें कौन सा, जरा आगे जाइए। आई कैप का पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 11 किस नाम से? ताहा। क्वेश्चन नंबर 11 ताहा के नाम से। मैं आपको आज एक छोटी सी वीडियो भी शेयर करूंगा जिसमें ये वाला सवाल भी कराया हुआ है और प्रॉफिट ऑन डेट का हर पहलू डिस्कस किया हुआ है। नोट कर लीजिए। सर जी मैं सारी एग्जाम्पल्स जाहिर बात है नहीं करवा सकता, लेकिन आपको जहां जहां पर इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है वहां वहां पर समझाकर इवन क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके आगे जा रहा हूं कि यार ये चीजें जरूर करनी है। स्कॉलरशिप जिसको मिला हायर स्टडीज के लिए उसके लिए एग्जाम्प्ट है। सपोर्ट पेमेंट मियाँ बीवी की के दरमियान अलहदगी हो गई है तो मियाँ ने बीवी से जो पैसे लिए या बीवी ने मियाँ से जो पैसे लिए वो क्या होगा? वो एग्जाम्प्ट होंगे। अगर बीवी ने शोहर से अलहदगी इख्तियार करके मियाँ शोहर को 50 लाख दे दिया है तो शोहर के लिए वो 50 लाख रुपया टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जाम्प्ट होगा। और अगर शोहर ने बीवी को तलाक दे दी है और उसके बाद उसने उस बीवी को 1 करोड़ रुपया दिया है तो बीवी के लिए वो 1 करोड़ रुपए की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। अक्सर सवालों में उसने ये कहा हुआ है कि अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है। तो जब एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो गया तो उसके बाद जो पैसे बीवी को अगर उसने मंथली तय किए हुए हैं 50,000 में मंथली दूंगा तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर उसने बीवी को कोई प्रॉपर्टी दे दी है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। उसने एक पास पेपर के सवाल में कहा कि शोहर ने बीवी को तलाक देकर उसको एक दुकान दे दी है। दुकान वो दुकान अब किराए पे और किराया आता है 1 लाख रुपए, तो क्या इस 1 लाख पे टैक्स लगेगा? यस। लेकिन जो दुकान 3 करोड़ रुपए की उसको मिली है उस पर कोई टैक्स। बस इस सवाल में मुझे एक एतराज है, जब अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो गया तो फिर उसे मिसिज ए लिखने की क्या जरूरत थी? अब तो मिस्टर ए लैदा और वो लैदा हो गए ना, लेकिन उसने उस सवाल में मिसिज ए लिखा हुआ है, वो ठीक नहीं है। जब लैदगी हो गई तो फिर मिस्टर और मिसेज लैदा लैदा हो ले सर। बहरहाल सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट में ये बात थी।
फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट की ये वाली बात आपके साथ कर दूं। हाँ सर, फेडरल गवर्नमेंट पे कोई टैक्स नहीं होता, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे उसके अपने सूबे में कोई टैक्स नहीं होता, लेकिन अगर वो बिजनेस करें किसी दूसरे सूबे पे तो उस पर टैक्स होता है। बस ये मेन बात है। जो भी पेमेंट आप गवर्नमेंट को करेंगे तो उस पर टैक्स डिडक्शन नहीं होती, टैक्स काट के पेमेंट नहीं करेंगे, पूरी पेमेंट करेंगे। और ये वाली सारी सहूलतें सिर्फ फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट के लिए हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी या कोई भी ऐसी बॉडी जो कि अंडर एनी लॉ बनी है उसके लिए ये वाली बातें नहीं है। सर जी, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा फ्रीक्वेंटली इसमें से सवाल आता है। एक है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट और एक है रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन होता है? वो बंदा जो पाकिस्तान का रेजिडेंट है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी वो बंदा पाकिस्तान आया है और उसे पाकिस्तान में रहते हुए भी 3 साल से ज़्यादा नहीं, गर्चे वो रेजिडेंट है लेकिन वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। आपको पता होना चाहिए कि रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती हैं, लेकिन नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है और फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं। अब ये दरमियान में एक तीसरी पार्टी आ गई, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम तो टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है, लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होती बल्कि एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अगर ब्रॉड इनटू पाकिस्तान हो जाए, वो पैसा पाकिस्तान लाया गया है, पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में वसूल हुआ है, पाकिस्तान में कैश वसूल हुआ है, तो उस पर टैक्स लगेगा। दूसरा, अगर वो बंदा जो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है वो पाकिस्तान में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना ले, कोई दफ्तर बना ले और फिर जो पैसा कमाएगा बाहर से, वो भी टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगा। मैं इसकी एग्जांपल अक्सर आपको देता रहा हूं, पहले भी वही एग्जांपल पास पेपर में भी एज इट इज आ गई कि एक चाइनीज बंदा जो पाकिस्तान में मंगला डैम में काम कर रहा है, उसका चाइना में प्लाजा है। प्लाजे का किराया क्या टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगा? अगर उसे पाकिस्तान में रहते हुए 3 साल से ज्यादा नहीं हुए तो जो प्लाजे का किराया वो टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे, हाँ, अगर वो प्लाजे का किराया ब्रॉड इनटू पाकिस्तान है, उसको पाकिस्तान में हबीब बैंक में अकाउंट में पैसे आते हैं, ये ब्रॉड इनटू पाकिस्तान है, अब ये टैक्सेबल हो जाएगा। सर लो सर, अगली बात सुनने, रिटर्निंग एक्स शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वाली स्टोरी सारी कवर होगी। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कौन होता है? हर वो बंदा जो 4 साल मुसलसल नॉन रेजिडेंट रहा है, कम से कम 4 साल, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 4 साल क्या रहा है? नॉन रेजिडेंट रहा है और उसके बाद रेजिडेंट हुआ है। 2019, 2020, 2021, 2022 ये नॉन रेजिडेंट रहा है, 2023 में ये रेजिडेंट हो गया है। तो 4 साल मुसलसल नॉन रेजिडेंट होने के बाद जब कोई बंदा रेजिडेंट होता है तो जिस साल वो रेजिडेंट हुआ वो साल और उससे अगले साल उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है? फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। Foreign source income of a citizen of Pakistan shall be exempt from tax। सर ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट वाली बात आपको बता दी। लो सर, फुल टाइम टीचर एक इम्पॉर्टेंट बात थी, वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बड़ी डिटेल में। अब मैं चल रहा हूँ चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चैप्टर नंबर 11 जो है वो मैंने करवा दिया, चैप्टर नंबर 13 है फॉरेन सोर्स इनकम। सर जी, फॉरेन सोर्स इनकम क्या है? जिस तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम होती है इस तरह फॉरेन सोर्स इनकम होती है।
जिस तरह पाकिस्तान के हेड ऑफ इनकम होते हैं इस तरह फॉरेन के भी हेड ऑफ इनकम होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम होती है इस तरह ही फॉरेन सोर्स इनकम भी होती है। जिस तरह पाकिस्तान के हेड्स होते हैं, हेड ऑफ इनकम होते हैं, इस तरह फॉरेन के भी हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की इनकम में से एक्सपेंस माइनस होते हैं इस तरह फॉरेन की इनकम में से भी एक्सपेंस माइनस, पाकिस्तान की इनकम से एक्सपेंस माइनस होते हैं, इसी तरह फॉरेन की इनकम में से भी एक्सपेंस माइनस होते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान की इनकम के खर्चे और फॉरेन की पाकिस्तान सोर्स इनकम को अलहदा रखें, फॉरेन सोर्स इनकम को अलहदा रखें। पाकिस्तान की इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे किए गए हैं वो फॉरेन की इनकम में से माइनस नहीं होंगे, और फॉरेन की इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे किए गए हैं वो पाकिस्तान सोर्स इनकम में से माइनस नहीं होंगे। सर जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे कल आपने वीडियो में देखा है कि स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन देखा ना सर, शाबाश, बिल्कुल वैसे ही स्पेकुलेशन के खर्चे नॉन स्पेकुलेशन में से लेस नहीं होने और नॉन स्पेकुलेशन के खर्चे स्पेकुलेशन में से लेस नहीं होने। अगर कोई खर्चा मुश्तरका होगा तो उसे क्या कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे, उसे तकसीम कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे। ये सर प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम है और उसमें ये सारी बातें आपको बता दी। फॉरेन सोर्स इनकम के लिए असूल भी वही है जो पाकिस्तान सोर्स इनकम के, यानी फॉरेन सोर्स इनकम अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो 20% रिपेयर उसी तरह ही माइनस होना है जिस तरह पाकिस्तान में माइनस होना है, और फॉरेन सोर्स इनकम की बिजनेस के असूल भी बिल्कुल सेम वही है जो पाकिस्तान सोर्स इनकम के असूल हैं। सर फॉरेन सोर्स इनकम, अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि सर एक बंदा है वो पाकिस्तान में रहता है, इंग्लैंड में उसका बिजनेस है, 1 लाख रुपया कमाता है वो इंग्लैंड में। पहले वो इंग्लैंड में टैक्स देता है उसका 40,000 रुपया, फिर वो पैसा पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि इस पे टैक्स दो, तो वो फिर 30,000 टैक्स देता है, तो ये तो 2 बार टैक्स ना लग गया। फॉरेन सोर्स इनकम में एक बार फॉरेन कंट्री में टैक्स लगा, एक बार पाकिस्तान में टैक्स लगा। अगर एक बंदा रेजिडेंट है तो वो फॉरेन सोर्स इनकम में बाहर भी टैक्स देगा और पाकिस्तान में भी टैक्स देगा। यस, 2 बार टैक्स लगेगा, 2 बार टैक्स लगेगा। ध्यान से सुनो, अलबत्ता जो बाहर उसने टैक्स दिया है या जो पाकिस्तान में टैक्स दिया है, विच एवर इज लोअर, उसके बराबर उसे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन वो टैक्सेबल होगा। बाहर जो टैक्स दी है और पाकिस्तान में जो टैक्स दी है, इन दोनों में से जो लोअर है उसके बराबर उसे क्या मिल जाएगा, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। यही असल गेम है, इसी को फॉरेन टैक्स क्रेडिट कहते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट किसे मिलेगा, स्टेप नंबर 1 जिसकी फॉरेन इनकम होगी, स्टेप नंबर 2 जिसने फॉरेन में टैक्स पे किया होगा, स्टेप नंबर 3 जिसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इनकम में शामिल होगी उसे ही टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना मिलेगा, एक्चुअल में जो फॉरेन में टैक्स दिया या जो पाकिस्तान में टैक्स दिया, इन दोनों में से जो लोअर है उसके बराबर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जो फॉरेन में टैक्स दिया या जो पाकिस्तान में टैक्स दिया, इनमें से जो लोअर है उसके बराबर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। नाउ व्हाट इज ए ओवर बी इनटू सी है जो पाकिस्तान में टैक्स दिया। व्हाट इज ए, टैक्स लायबिलिटी। व्हाट इज बी, टैक्सेबल इनकम। व्हाट इज सी, फॉरेन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है। अगला सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो ए है इसमें क्या हाई अर्नर सरचार्ज भी शामिल होगा। द आंसर इज यस, इस ए में टैक्स लायबिलिटी प्लस हाई अर्नर सरचार्ज भी शामिल होगा। सर जी क्या ये बात आप समझ गए, यस और नो? लो सर, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, मैंने फॉरेन टैक्स क्रेडिट की सारी बातें आपके साथ कर ली। फॉरेन लॉस,
बिल्कुल सिंपल है फॉरेन लॉस। पाकिस्तान सोर्स इनकम के लॉस में तो 100 मुसीबतें हैं, फॉरेन सोर्स लॉस है तो सिंपल सी बात है, जिस हेड का लॉस होगा उसी के साथ एडजस्ट होगा, ना हो सका 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड। मुझे एक बच्चे ने कहा सर फलां सवाल है, उसके अंदर देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस 6 साल के लिए कैरेड फॉरवर्ड किया हुआ है। मैंने उसको कहा ध्यान से देखो, फॉरेन है कि पाकिस्तान है? अगर पाकिस्तान सोर्स लॉस है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस कैरेड फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। तो फिर उसने कहा कि नहीं सर फॉरेन लॉस। तो मैंने कहा अल्लाह ताला आपको खुश रखे। फॉरेन लॉस किसी हेड का भी लॉस हो वो अपने ही हेड के साथ एडजस्ट होगा, एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरेड फॉरवर्ड लो सर। हाँ एक बात और है वो देख लो सर, स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन को अलहदा अलहदा हेड ट्रीट करना है हर जगह पे। फॉरेन सोर्स इनकम के केस में, फॉरेन सोर्स इनकम के केस में स्पेकुलेशन को और नॉन स्पेकुलेशन को अलहदा अलहदा हेड के तौर पे ट्रीट करना है। अगर आपकी एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम है फॉरेन में, तो हर इनकम का टैक्स क्रेडिट अलहदा अलहदा निकालना है, उसमें भी स्पेकुलेशन को अलहदा हेड ट्रीट करना है, नॉन स्पेकुलेशन को अलहदा हेड ट्रीट करना है। और दूसरी बात ये वाली यहां पर लिखी हुई है, और वो ये भी है कि लॉसेज में भी स्पेकुलेशन को अलहदा हेड के तौर पे ट्रीट करो, नॉन स्पेकुलेशन को अलहदा हेड के तौर पे ट्रीट करो। और सर समझ आ रही है? तो ये वाली बात थी फॉरेन लॉसेस की, आपके साथ डिस्कस हो गई। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट आप पहले पढ़ चुके हैं और ये बाकी बातें आपके साथ हो गई। चैप्टर नंबर 13 में बस इतनी सी बात ही थी। चैप्टर नंबर 13 में अच्छा, इसमें जो चैप्टर 13 का यूनिट 2 है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए कि वो तो आपको हाँ जी, जो जिसका यूनिट नंबर 2 है चैप्टर 13 का, वो असल में शॉर्ट टर्म रेजिडेंट और रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट वाला पार्ट है। और उसका जो पार्ट सैलरी वाला है वो फॉरेन सोर्स सैलरी है। सैलरी वाला पार्ट मैंने सैलरी में करवा दिया हुआ है, और रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट और शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वाला पार्ट मैंने आपको अभी करवा दिया है। सर जी 4 मिनट की ब्रेक है, पानी शानी जो पीना है पी लें, उसके बाद फिर आगे करते हैं।